sir and all the other members of the faculty and my fellow aspirant. फेलो एस्पिरेंट ही बोलूँगा, लाइक एक बार यूपीएससी की तैयारी करने के बाद हमेशा एस्पिरेंट ही रहता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास टाइम कम है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉक, कि अगर हम लोग आए हैं, जो भी आप लोग अपना समय यहाँ पे बिता रहे हैं, तो वी शुड ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आई थिंक अधिकांश लोग हिंदी मीडियम से हैं या हिंदी में ज़्यादा सहज है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही बात करूँ, बट बीच में आई कीप स्विचिंग टू इंग्लिश, जस्ट अपने आप को अभिव्यक्त बेटर कर पाऊँगा, ठीक है। तो द थीम ऑफ दिस टॉपिक इज द साइंस ऑफ सक्सेस इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा, थोड़ा सा ट्वीक करूँगा इसे। इट्स नॉट जस्ट द साइंस ऑफ इट, इट्स ऑल्सो द आर्ट ऑफ इट। आई रियली फील कि साइंस, मेरे हिसाब से एसेंस ऑफ साइंस एक ऑब्जेक्टिविटी है, क्वान्टिफाइबिलिटी है। तो जैसे गोविंद सर बता रहे थे कि यहाँ पे कि हाँ एक कोई सर्टेन चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिविटी इसके साथ है, बट इस एग्जाम की खास बात ये है कि इसमें जस्ट आर्ट ऑफ इट, और आर्ट का एसेंस है सब्जेक्टिविटी। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द राइट वेज टू डू इट, सो देयर इज नो वन वे टू डू इट, ठीक है। तो द साइंस ऑफ इट में कुछ चीज़ें जो हमें अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, एंड आर्ट पार्ट ऑफ इट इज कि एक कोई सही तरीका नहीं है, देयर इज नो वन राइट आंसर टू इट। तो हर आदमी का अपना तरीका हो सकता है, और मतलब आप लोग आए हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल सुनने, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू गो इस पूरे भाषण के बाद कि आप ये सोच के घर जाएं कि आप अपने रास्ते खुद ढूंढ सकते, है ना। मैं नहीं चाहता कि आप इसके बाद किसी और भाषण में जाए, वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आप आराम से घर पे बैठे और अपने आंसर्स खुद ढूंढें, ठीक है। तो आई विल टेल यू द स्ट्रक्चर एंड स्कोप ऑफ माई टॉक। स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि आई हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू 2 पार्ट्स। तो पहले पार्ट में जो एक वैल्यू सिस्टम जो मेरे ख्याल से ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, जिसको वी कैन कॉल द फिलॉसफी ऑफ यूपीएससी एग्जाम, कि व्हाट आर द वैल्यूज दैट आर नेसेसरी, वो कौन से कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, या चीज़ों के अगर जो मूल रूप से सही होंगी तो एग्ज़ाम अपने आप ही सही हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इज द मोर ऑब्वियस वन, कि इंटरव्यू मेन्स और फिल्म मेन्स और इंटरव्यू स्टेज में क्या क्या करना होता है। स्कोप में अभी बता देता हूँ, किताबें नहीं बताऊँगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी कि किस किताब से पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आई थिंक देयर इज इनफ गाइडेंस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत सारे टॉपर्स के ब्लॉग्स हैं, वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, और लाइक बुक्स ही है प्रैक्टिकली, उसमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज इकट्ठा करने से अच्छा एक सोर्स को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिलोसफी ऑफ द एग्जाम समझते हैं। अच्छा, बिफोर वी गेट टू द फिलोसफी ऑफ द एग्जाम, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू, आप लोगों के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, तो यू आर इन वेरी वेरी एबल हैंड। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, कल जब हम मोस्ट ऑफ द टीम और आपके पास ये विकल्प नहीं है कि हमें अच्छा गाइडेंस मिले, दैट इज रूल्ड आउट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट दे वर सेइंग काफ़ी सही बातें कर रहे थे, और आई थिंक आपको यू शुड सीक देम आउट, इनकी मदद लेनी चाहिए आपको, उनको और ज़्यादा परेशान करें, उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। आई डोंट थिंक आपको बाहर से किसी की आवश्यकता है। सबसे पहला मतलब जो फिलॉसफी है या वैल्यू सिस्टम है, जो मेरे ख्याल से इस एग्जाम को क्लीन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ एक हैबिट जो आपको बताने की चाहिए इज यू शुड क्वेश्चन एवरीथिंग, ठीक है। हर चीज़ में आस्क अ व्हाई, ठीक है। तो एक ये जब आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे आप अखबार पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई भी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हो रही है या कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी है, स्टार्ट आस्किंग व्हाई, ठीक है। अगर जब तक आप क्रिटिकल थॉट नहीं डेवलप करेंगे तब तक ये एग्जाम कभी नहीं क्लियर हो सकता। ये पहले होता होगा, अब ये कभी भी नहीं होता था, बट अभी जो इस एग्जाम का स्वरूप है इट इज़ मोर एनालिटिकल इन नेचर। ये आपको हर चीज़ को सोचने के लिए मजबूर करता है। द वर्ल्ड, हम अमृत काल में रह रहे हैं, ये समय ऐसा है कि हर पहलू में यू सी सो मच हैपनिंग, ठीक है। जैसे एक समय था जब वी वर स्टेट लेड, अब हम मार्केट इकोनॉमी की तरफ चल रहे हैं, आईआर हमारा ज़्यादा डायनेमिक हो रहा है, बीट पॉलिसी इशूज, सोशल इशूज, रिलीजियस इशूज, हर चीज़ में एक चर्न आ रहा है, एवरीथिंग इज अंडर अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, सब कुछ। तो यू शुड लर्न टू क्वेश्चन एवरीथिंग। सबसे पहला सवाल है क्रिटिकल थॉट, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट हैं और काफ़ी सारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि डोंट बी रिजिड इन योर अप्रोच, ठीक है। जैसे आजकल हम लोग विचारधारा पकड़ लेते हैं कि हम राइट विंग हैं, लेफ्ट विंग हैं, ठीक है। मैं भी उस फेज से निकल चुका हूँ, मतलब इट इज कूल टू बी अ सोशलाइट एंड इट इज कूल टू बी अ राइट विंग पर्सन, बट आप रिजिड मत होइए। सबसे पहली बात है, ये सर्विसेज
रिजिडिटी मांगती ही नहीं है ना। आपका रोल डेली चेंज होगा। आप लोग कहते हैं IAS बनना चाहते हैं, तो आज आप कहीं ब्लॉक में होंगे, कल आप शासन में होंगे, परसों में भी रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट UN, तो आपके रोल्स चेंज होते रहेंगे, आपके व्यवहार चेंज होते रहेंगे, आपका काम चेंज होता रहेगा, आपके बॉसेस चेंज होते रहेंगे। तो ये जॉब ही इतना डायनेमिक है, तो रिजिडिटी तो हमें भूल जानी चाहिए पहले। एंड आई थिंक वी आर टू यंग टू बी रिजिड। पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, क्रिटिकल थॉट को डेवलप करने की कोशिश करें और दूसरों को सुनना शुरू करें, जिसका सबसे अच्छा माध्यम एडिटोरियल हो। इसीलिए पेपर पढ़ने के लिए इतना बोला जाता है, क्योंकि आप अगर एक पक्ष कोई बात लिखता है तो यूजुअली उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट भी होते हैं उसके, और अगर आप एक चीज़ को सही मान के बैठ गए हैं तो देन इट्स एन इशू। ठीक है, इसीलिए तो एक चीज़ हम हमेशा सुनते रहते हैं कि UPSC के आंसर बैलेंस होने चाहिए, बैलेंस आंसर राइटिंग करिए। व्हाट इज दैट बैलेंस? बैलेंस है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप इतने काबिल हैं कि आप दोनों पक्ष को सुन पा रहे हैं, प्रोसेस कर पा रहे हैं और फिर अपना निष्कर्ष दे पा रहे हैं। ठीक है, तो अपना निष्कर्ष देने के लिए पहले आपको दो पक्षों को सुनना होगा। राइट, अगर आपको किसी ने आके बता दिया कि फ्री मार्केट इकोनॉमी इज द बेस्ट वे टू गो बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं हमारा लक्ष्य रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, और आप ये 4 पॉइंट सुने और आप मान के बैठे, बट इफ यू स्टार्ट आस्किंग व्हाई, तो जब आप जानना चाहेंगे कि पार्लियामेंटेरियन सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या कमियां हैं, इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे देश के लिए क्या सही है, तो देन एक फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन करें, पढ़ें और रिजिडिटी ना रखें अपने अप्रोच में। जो सेकेंड पॉइंट है विच आई अगेन फील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, और जो क्वेश्चन करने के बाद क्या नेक्स्ट है, जब आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर दिया चीज़ों को और बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया, तो देन यू शुड लर्न टू टेक अ स्टैंड ऑन। ठीक है, उसके बाद आपका एक ओपिनियन होना चाहिए चीज़ों में। आई थिंक UPSC के जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट इज कि क्या आपको ओपिनियन है कि नहीं किसी चीज़। ठीक है, तो एज ऑफिसर्स आपको कल डिसीजन मेकिंग करनी होगी। राइट, ठीक है, अगर आप लेट्स से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में, ठीक है, या आप DM है किसी जनपद के, तो आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी होगी। राइट, ऑन द स्पॉट, तो आप कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहे हैं, और क्या उसके बाद आर यू एबल टू मेक ओपिनियन डिसीजन, कि क्या आप किसी आपके आंसर ऐसे नहीं होने चाहिए कि वेग, कि आप कोई ओपिनियन ही नहीं है आपका, यू मस्ट हैव एन ओपिनियन ऑन थिंग्स, बट ओपिनियन इल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन नहीं होना चाहिए, कि पढ़ाई नहीं, कि दूसरे का तर्क नहीं पता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी मुद्दे पे ये एक पक्ष है, ये विपक्ष है, बट मेरी ये राय है, एंड इट शुड ऑलवेज बी बैक्ड अप बाय लॉजिक। ठीक है, वो थर्ड वाली चर्चा बस कर रहे थे, तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बच करते हैं, ट्राई टू बी मोर फैक्चुअली करेक्ट। ठीक है, उसके बाद जैसे कुछ वैल्यूज होती है ना, मतलब इस एग्जाम को क्लियर करने से ज्ञान से ज़्यादा इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वो वैल्यूज समझे जो यूज करते हैं। ठीक है, तो वन वैल्यू दैट रियली स्टैंड्स आउट फॉर मी इज ऑनेस्टी। ठीक है, तो ऑनेस्टी इस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि हम करप्ट है कि नहीं है करप्ट, ऑनेस्टी मतलब हम अपने प्रोसेस के प्रति कितने ऑनेस्ट हैं। अ लॉट ऑफ पीपल ये एग्जाम देते रहते हैं और फिर मतलब एक आर्ग्यूमेंट सुनने में आता है कि हम इतने घंटे पढ़ते हैं तब भी नहीं निकल रहा है ना, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ। वो अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर जेन्युइनली आपने कुछ किया और उसके बाद आपने बैठ के अपना विश्लेषण किया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या कमी रह गई जिसकी वजह से आपका नहीं क्लियर हुआ है। एंड अगेन इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड इन द सेंस कि अगर आप ऑनेस्टली उसका विश्लेषण करेंगे और आप रिजिड नहीं होंगे, तो आप दूसरे की बात सुनेंगे। जैसे मेरे साथ आई गिव यू पर्सनल एग्जांपल एंड इट इज मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस शेयरिंग। मैं अपनी जर्नी आपको बता सकता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जर्नी को ढूंढें। तो एक जैसे मेरे प्रीलिम्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक पेपर्स बहुत है, ठीक है, और वो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में देना, मतलब 9 से 11 घड़ी से लगा के देना बहुत आवश्यक है। तो मैं जब देता था तो मैं कभी मॉक पेपर्स ठीक से नहीं देता था, मैं देता था 1 घंटे में दे दिया क्या ठीक है आ गया कर लेंगे बाद में, या फिर उसका इवैल्यूएशन नहीं किया कि एक्चुअली कितने मार्क्स आ रहे हैं मॉक में। तो बट उसको अच्छे से ऑनेस्टली अगर आप सुनेंगे टॉपर्स को ओवर द ईयर्स सब बताते रहे कि रिजल्ट निकालने के लिए मॉक पेपर्स अच्छे से देना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो द ईयर जिस साल मैंने वो ऑनेस्टली किया प्रोसेस तो मेरा निकल गया। जब मैं नहीं कर रहा था अपने आप को ही झूठ बोल रहा था कि अरे नहीं आज नहीं कर रहा हूँ उस दिन कर लूँगा। तो बट जब आप नॉर्मल टाइम में नहीं कर पा रहे तो आप डी डे पे कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उस दिन प्रेशर उठती मल्टीफोल्ड। जब आप नॉर्मल आपकी आदत नहीं है 2 घंटे क्वेश्चन पेपर के साथ बिताने की,
तो हाउ विल यू बी एबल टू प्रोसेस दैट क्वेश्चन? उस क्वेश्चन के बाद वो फाइनली एक डिसीजन लेके आपको एक टिक करना है। तो घर से ही वो सिमुलेटेड प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है? तो और एक कई सारे सवाल आते रहते हैं, बहुत सारे कि मैं कोचिंग करूँ सर कह रहे थे, या फिर कि शुड आई प्रिपेयर विद अ जॉब विदाउट अ जॉब। तो आई डोंट थिंक इनका कोचिंग वाले का तो मैं बता देता हूँ, आप एक IT रेवोल्यूशन आ चुका है, तो इन्फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इजीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आपको जो भी चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद कोचिंग करना है कि नहीं करना है, इज पर्सनल चॉइस। जैसे मेरा अपना व्यक्तिगत केस में ये था कि ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन दिया, मुझे पता नहीं था कि कैसे प्रिपेयर करना है, बट कोचिंग मुझे वो रेगुलरिटी देता है कि मैं जाऊँगा, डेली पढ़ूंगा। जैसे सर ने बताया कि रेगुलर पढ़ाई है, तो कई बार मैं रेगुलर पढ़ाई में थोड़ा लैग करता हूँ, तो मेरे साथ कभी कभी मुश्किल हो जाता था डेली पढ़ पाना। तो मुझे लगता था कोचिंग में एक कॉम्पिटिटिव माहौल देगा, जिसमें मैं अपने 10 लोगों को पढ़ते हुए देखूंगा, तो शायद से या फिर रेगुलर टेस्ट होंगे तो मैं ज़्यादा प्रेरित हो जाऊँ उसको करने के लिए। बट देन इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल चॉइस, ठीक है? या आपको नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, आपको दिल्ली जाके तैयारी करनी है या नहीं करनी, हर आदमी की परिस्थितियाँ अलग हैं, तो अपनी सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत परिस्थितियों का आकलन करें और फिर ये निर्णय खुद लें कि कोई पला गए थे और दिल्ली जाके तब उनका क्लियर हो, ऐसा नहीं होता। वो उनकी अलग परिस्थितियाँ होंगी, उनके ऊपर कोई आर्थिक कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे, ठीक है? और अब दिल्ली जाना अनिवार्य नहीं है या किसी कोचिंग में जाना अनिवार्य नहीं है, इंटरनेट के माध्यम से यू हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट यू वांट। बट इसके बाद भी अगर जैसे आपके पास पैसे हैं कोचिंग में दे पाने के, या आपको लगता है कि आपके पास ये समस्या है, ऑनेस्टली आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या एक साल ही मुझे एग्जाम को देना है, तो वाई नॉट 2 घंटे की क्लास में बैठ जाओ। तो दैट इज अ वेरी पर्सनल चॉइस, इसमें कोई सही उत्तर या गलत उत्तर नहीं है, बट हर आदमी को अपना उत्तर खुद ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि कोई जॉब के साथ भी क्लियर कर सकता है, कोई बिना जॉब के भी क्लियर कर सकता है, बट यू शुड हैव योर आंसर। कि ऐसा नहीं हो कि ऐसे ही कोई एक सही तरीका नहीं है सोचने का। तो प्लीज़ मतलब इस मामले में डोंट फॉल इन दैट ट्रैप कि मेरे पास कि अगर लेट्स से फॉर इंस्टेंस आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है दिल्ली में जाके, और आप दिल्ली में जाके डेली आपकी स्ट्रगल है, बट यहाँ पे आप आराम से रह के तैयारी कर सकते हो, तो यहाँ पे रह के तैयारी करके क्लियर करने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो अपने आप को बैक करें अपने डिसीजन में और अपने सिचुएशन को एनालाइज करें, हर आदमी की अलग अलग सिचुएशन है। इसके बाद लाइक क्योंकि हमारे पास समय कम है, मैंने आपको यहाँ पे सारे बड़े जागरूक से लोग लग गए, तो सबको पता है कि प्रोसेस क्या है एग्जाम का, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 स्टेजेस है। क्या क्या मैं बस क्रिटिकल इंटरवेंशन बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि और कोई मेरे आने का फायदा नहीं, राइट? व्हाट डिड आई डू दैट वन थिंग डिफरेंट, है ना? बहुत सारे सब लोग दे ऑलमोस्ट रीच द इंटरव्यू स्टेज, तो उसके बाद बस लिस्ट ही है नेक्स्ट स्टेज। तो शायद से कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि सही है जो मैंने की, तो हर स्टेज का एक क्रिटिकल इंटरवेंशन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं, और हाँ एक बात और, इसमें मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है, बट मुझे नहीं लगता है कि इस एग्ज़ाम के हर किसी भी स्टेज के लिए अलग प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है? मतलब बहुत ऑर्गेनिक सा एग्ज़ाम है और आप कुछ पढ़ रहे हो तो कम्प्लीटली पढ़े, बस वो किस माध्यम से आपको आपसे वो चीज़ पूछ रहा है, दैट इज व्हाट डिफर्स। आपका नॉलेज बेस नहीं अलग अलग होना चाहिए कि प्रीलिम्स में आप रट के चले गए डेट्स और मेंस में आपको लग रहा है कि आप रियलाइज कर लोगे और इंटरव्यू में आपको लग रहा है आप बोल दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ वो किस प्रकार से आपसे वो ज्ञान लेना चाहते हैं, दैट इज डिफरेंट। हर एक स्टेज का अलग पर्पस है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अलग अलग तैयारी का तरीका होगा। तैयारी का तरीका हमेशा से एक ही होगा, और वो एक तरीका है एनालिटिकल स्टडी, कि आप किसी विषय को गहन अध्ययन करें, उसको समझे, पूरी तरीके से समझें, जो इंटर डिसिप्लिनरी होकर समझें कि हर एक इशू कैसे दूसरे इशू से जुड़ा हुआ है, कि कैसे हिस्ट्री इकोनॉमी से जुड़ी है और इकोनॉमी पॉलिटी से जुड़ी है, तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर दिखने को मिलेगी। और अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखे तो आप समझ गए होंगे कि कितना भी आप पढ़ के जाएँ, यू कैन नॉट प्रिपेयर दीज क्वेश्चन। मतलब वो गूगली उनको फेंकनी है तो फेंकनी है ही। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो बैठ के पूछेंगे कि एक पॉलिटिकल फिलोसफी में एब्सर्डिज्म है, कि एकदम ही जो तुम सोचा कन्वेंशनल के बाहर, तो ऐसा लगता है कि लोग बैठते हैं व्हाट आर द मोस्ट एब्सर्ड थिंग्स यू कैन आस्क, दे आस्क, बट एब्सर्डिटी में भी कुछ स्ट्रक्चर हो, ठीक है? तो वो बहुत जरूरी है कि आपसे समझे कि दिस इज एन ऑर्गेनिक एग्जाम, पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। पढ़ने का तरीका भी सेम है, पढ़ने का तरीका भी मेरे ख्याल से डिफर करता है, बस वो
क्या आप कैसे पूछ रहे हैं, आपको टिक करना है कि लिखना है कि बोलना है, दैट इज ओनली व्हाट मैटर्स। और हर चीज़ उसकी तैयारी अलग अलग है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स को सबसे मतलब वन थिंग जिसके बिना आप नहीं ही निकाल सकते, टू थिंग्स एक्चुअली। वन इज डूइंग मॉक पेपर्स, खूब सारे मॉक पेपर्स करिए, और दूसरा उसको सिमुलेटेड तरीके से करिए कि जैसे आप फाइनल एग्जाम देंगे उसी तरीके से करिए, एकदम बैठ के जितने बजे एग्जाम होता है 9:30 से 11:30 का 2 घंटे का अलार्म लगाएं, और कुछ भी हो जाए मतलब उसको उसी 2 घंटे में आपको बैठना, उसके बाद ऑनेस्टली अपना इवैल्यूएशन करेंगे कि आज मैंने मॉक दिया, आज मेरे 70 नंबर है और ये मैंने गलत किया। तो अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो इन द कोर्स ऑफ 3 मंथ 4 मंथ आपका यू विल सी योर चार्ट गोइंग अप कि आज मैंने 80 किए, अब मेरी सिली मिस्टेक्स खत्म हो रही है, अब मैं 100 पहुँच गया हूँ। तो ये नॉन नेगोशिएबल है बिल्कुल, क्योंकि जो लोग मॉक पेपर नहीं लगाते और फाइनली उनको लगता है कि वो आखिरी दिन कर लेंगे सही, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर पीपल एंड अप मेकिंग सिली मिस्टेक्स, या फिर बाहर आके कहते हैं कि ये तो आता हुआ भी छूट गया। तो आता हुआ भी छूट गया बिकॉज यू डिड नॉट फैक्टर इन द प्रेशर, है ना, और आपके पास उसकी प्रैक्टिस ही नहीं, वो आता हुआ तो स्वाभाविक है कि छूट भी जाएगा। दूसरा फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है CSAT। अब बहुत ट्रिकी हो गया पिछले 3-4 सालों से, मतलब देखोगे CSAT काफ़ी टफ होता जा रहा है। आई थिंक आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मैथ से वैसे भी करते होंगे। और उसके बाद क्योंकि थोड़ा मतलब लैंग्वेज में शुरू से भी ज़्यादा आते हैं तो उससे इंग्लिश भी काफ़ी टफ है, ठीक है। मतलब इसको कोई देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, इसको कोई छुपाने वाली बात नहीं। CSAT एक्चुअली आर्ट्स वालों के लिए एक चैलेंज है, ठीक है। तो इसको चैलेंज के रूप से ही देखें और प्रॉपरली तैयारी करें। अगेन ऑनेस्टली आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। जैसे अगर इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ है तो आप जब कॉम्प्रिहेंशन प्रीवियस ईयर या मॉक लगाएंगे तो उनकी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं और आप देखेंगे कि आप 25 में से 15 ही सही कर पा रहे हैं, 10 ही सही कर पा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको फिर मैथ्स में ज़्यादा मेहनत करनी होगी, है ना। तो वो मतलब पेपर वही रहने वाला है, पेपर नहीं बदलने वाला। तो लेट्स नॉट फाइंड एक्सक्यूजेस, ठीक है। तो मैं तो बल्कि अभी से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके प्रॉपरली CSAT के 2-4 पेपर लगा लें, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके वीक एरियाज कौन से, स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से, और अकॉर्डिंगली उस पर मेहनत करें। मतलब बहुत सारे आई मीट सो मेनी पीपल इन इट ब्रेक्स माई हार्ट जिनके GS में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट बिकॉज वो आर्ट बैकग्राउंड से या मतलब कॉम्पिटेंट नहीं है बहुत ज़्यादा इंग्लिश में, इंग्लिश का स्तर बहुत ऊपर है, तो CSAT की वजह से उसका रुकता जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ये वास्तविकता है तो उसकी तैयारी करें और कोई तरीका नहीं है उससे बचने का। कमिंग टू द सेकेंड स्टेज इज ऑब्वियसली मेंस। मेंस में आपको पता है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होती है, विश्लेषणात्मक आंसर राइटिंग होती है। इसका भी कोई और विकल्प नहीं है, आंसर ही लिखना पड़ेगा आपको। टेस्ट सीरीज लगाएं, खूब सारी टेस्ट सीरीज लगाएं, टेस्ट सीरीज में पैसे ना लगाएं, वो एक जेन्युइनली अच्छी एक्सरसाइज है। तो मतलब टेस्ट सीरीज नॉट नेसेसरली कोचिंग में जाके पैसे देखेंगे, आपको प्रिंट आउट तो रोड पे मिल जाते हैं जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो अभी से आदत डालेंगे कि 2 आंसर एटलीस्ट लिखना है एवरी डे, 2 आंसर लिखना ही लिखना है। और अगेन टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 मार्क्स कि 15 का है, क्योंकि उस दिन आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो जैसे हमें पता है कि 10 मार्क का हमें 7 मिनट में लिखना है, या 15 मार्क वाला हमें 11 मिनट में लिखना है, मतलब यू ब्रेक इट डाउन टू सेकेंड ऑल्सो कि 1 मार्क का इतना, मतलब 1 मिनट 1 मार्क का ये क्वेश्चन है तो हमें कितना करना है। तो आइडियली 10 मार्क के लिए 7.5 मिनट का कुछ होता है, एंड यू हैव टू मॉनिटर इट। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, और क्वेश्चन छोड़ने के बाद एग्जाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइक सर वाज मेंशनिंग कि 50% ही है। तो ऐसा नहीं कि आप कि आंसर में 10-20 नंबर पा जाएंगे और एक में नहीं भी आएगा तो चलेगा, यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, राइट। तो आपको हर आंसर में नंबर उठाने, और क्वेश्चन भी ऐसे एनालिटिकल है कि देयर इज नो डेफिनेटिव आंसर। तो आपको कई सारे लग सकते हैं कि आप बहुत अच्छा करके आए हो, पर आप हो सकता है नहीं करते। तो पेपर खत्म करने पे फोकस है और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स लगाने हैं इसमें। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस, तो मेंस में एक ऑप्शनल का इशू आता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, तो इतना इशू नहीं होगा। आई थिंक सबसे अपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट ऑप्शनल का चयन, जैसे मैं तो आई वाज बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, ऑप्शनल का चयन कई बार लोग करते हैं कि इसमें आजकल नंबर डालना, तो कभी ऐसे मेरे ख्याल से चयन नहीं करना चाहिए ऑप्शनल का। ये बहुत ही गलत तरीका है चयन करने का, कि जस्ट बिकॉज 2-4 साल में नंबर ज़्यादा आ गए तो आपके साल में स्केलिंग भी हो सकती है। बट अगर आपको वो विषय जेन्युइनली पसंद है और आप उसमें मेहनत, और आप किसी विषय जब तक पसंद नहीं है तो आप उतना गहन उसका अध्ययन कर नहीं पाएंगे।
मतलब दैट इज समथिंग यू शुड एंजॉय स्टडीइंग, कि पढ़ने में आपको मजा आए, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस लें या सोशियोलॉजी लें, तो वो बात क्लियर होना चाहिए कि ये विषय मुझे बहुत पसंद है, और अगर बहुत नहीं पसंद है तो बाकी तो उससे कम पसंद है। इतनी क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए आपके पास कि मतलब दिस इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट, जो लॉट है, जो 4-5 सब्जेक्ट है जो कि मतलब मेरे मुझे चयन करता है, ये मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ। और ऑप्शनल सबसे स्कोरिंग है इस मामले में, क्योंकि ऑप्शनल ही एक ऐसा है कि जैसे फॉर इंस्टेंस एंशिएंट हिस्ट्री की बात ले लें, इसमें देयर आर ओनली सो मेनी क्वेश्चंस दे कैन आस्क, राइट। एंशिएंट हिस्ट्री का अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है तो कितने सवाल है ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में जैसे आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस डायनामिक है, बट आईआर की थ्योरीज तो फिर भी स्टैटिक है, तो इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। जीएस 1 2 3 4 में तो कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एथिक्स की कुछ भी क्वेश्चन मैं बना दूँ कि आज मैं यहाँ पे एक लेक्चर देने आया, बट प्रिंसिपल साहब से मेरी झड़प हो गई, कुछ भी था, क्या ये सही है, ये ऑफिसर साहब के लिए सही है, अनुकूल बिहेवियर है, प्रतिकूल बिहेवियर है, कि मैंने कोई प्रिंसिपल स्टैंड लिया, तो इसमें तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट ऑप्शनल में नहीं, ऑप्शनल में तो लिमिटेड, तो उसमें आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर लगाएंगे यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए मेरे ख्याल से कि अगर आपकी तैयारी सही है कि आपको क्वेश्चन देखते ही आपने प्रिपेयर कर रखा हो कि अच्छा ये तो रियलिज्म का क्वेश्चन है, कि हाँ ये तो मार्क्स पे क्वेश्चन है, हाँ ये तो काम की चीज़ पे है, तो वैसे यू शुड बी प्रिपेयर्ड लाइक दैट। एक ऑब्वियसली एक और जो स्विंग पेपर कहता हूँ मैं इन चारों को, जितने लोगों का निकलता है मोर और लेस उनकी जीएस में सेम नंबर आते हैं, बट 4 पेपर जो उनका चेंज करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन है कि दोनों ऑप्शनल पेपर, एसे एंड एथिक्स, ठीक है। तो ऑप्शनल का मैंने आपको बता दिया, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लव दैट डिसिप्लिन, क्योंकि बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तो यू हैव टू बी द बेस्ट अमंग देम। तो वो सिर्फ कोचिंग के नोट से नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए आपको। तो अगर आपके अंदर मतलब कुछ एक्स्ट्रा स्पार्क होगा, आपको ज़्यादा पता होगा, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ोगे उसके बारे में, फ़ोन पे बैठे रहोगे गूगल कर लेंगे, कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन बढ़ा देंगे, आपको पैरेलल्स दिखने लग जाएंगे कि गांधी के थॉट में भी ये था और हेगल के थॉट में भी ये था, कि मार्क्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ स्टेटलेस सोसाइटी, गांधी ऑल्सो इज एन एनार्किस्ट। तो इस प्रकार के आप पैरेलल ड्रॉ करोगे तो आपका आंसर थोड़ा अलग दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि वही मतलब एग्जामिनर भी चेक कर रहा है कि सबके सेम स्टार्ट हो रहा है सेम एंड हो रहा है, तो आपके अंदर कुछ कोई एक्स फैक्टर होना चाहिए। जो दो जेन्युइनली टफ स्विंग पेपर है वो है एथिक्स और एथिक्स। एथिक्स भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, इनफ मटीरियल इन द मार्केट, आप अच्छे से पढ़िए। और सर ने जैसा कि बोला कि एक वैल्यू सिस्टम डेवलप करें, मतलब हैव अ स्पाइन, ठीक है। तो अगर आपके अंदर स्पाइन होगा तो आपके आंसर्स में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं होगा तो रट के आप कर नहीं सकते। मतलब वो कहीं ना कहीं इसीलिए वो इतना लेंथी पेपर होता है कि अगर आपके विचार एक तरीके से नहीं है, कोहेरेंट नहीं है, कहीं तो आप अच्छा स्टैंड ले रहे हो, बट कहीं आपके अंदर वो डाउट है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है कि नहीं है, कि कभी कभी तो कुछ और कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आंसर में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसलिए एक अच्छा वैल्यू सिस्टम डेवलप कीजिए, और जितना ज़्यादा आप अपने विचारों में इन आइडियाज़ के बारे में क्लियर रहेंगे, या अपनी लाइफ में जब आप किसी हाउ यू आर ट्रीटिंग समबडी, अगर आप काइंडनेस प्रैक्टिस करें, एम्पैथी प्रैक्टिस करें, तो एम्पैथी आपके आंसर्स में दिखेगा, ठीक है। तो फेक करने से अच्छा है कि अच्छे वैल्यू सिस्टम बना लीजिए, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ऐसे इज कम्प्लीटली फिलोसॉफिकल होता है, ठीक है। तो वो फिलोसॉफिकल है, तो कई बार लोगों को आदत नहीं होती शायद ऐसे लिखने की, इसलिए उनको बहुत चैलेंजिंग लगता है। तो उसका कोई और उपाय नहीं है मेरे ख्याल से ज़्यादा अखबार पढ़ें, एडिटोरियल्स पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, या फिर अच्छे सब्सक्रिप्शन लेंगे। इंस्टाग्राम भी आप लोग चलाते होंगे, तो उसमें बहुत सारे अच्छे पेजेस हैं, कल्चर पे पेजेस हैं, यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पे पेज है, या फॉरेन पॉलिसी की बहुत सारी मैगजीन है। तो उन सबको देखते रहेंगे तो आपका एक होलिस्टिक वर्ल्ड भी होगा, थोड़ा मतलब इन लार्ज होराइजन आपके बढ़ेंगे। तो जितना ज़्यादा दृष्टिकोण आपका बढ़ेगा उतना अच्छा आप ऐसे कर पाएंगे। कायदे से तो मतलब जैसे जो पुरानी गाइडेंस है कि किताबें पढ़नी चाहिए, या पहले लोग ट्रेन पे जाते थे, स्टेशन में जाते अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदते थे, तो उससे क्या होता है कि उसमें दोनों चीज़ अच्छी होती है। एक तो आपको अलग अलग लोगों का दृष्टिकोण पता चलता है, दुनिया में क्या चल रहा है, और उसमें आपकी अभिव्यक्ति क्षमता भी बेहतर होती है। तो कि आप तो ऐसे भी लिखिए, ठीक है, और अपना आकलन करिए कि आप कैसे हैं, आपको क्या अपना ऐसे अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। टॉपर्स के बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं, इसमें एक विक्रम ग्रेवाल करके हैं 2019 बैच के, मतलब इज अ वेरी फाइन राइटर, उनके आप ऐसे पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छा लिखता है। ऑब्वियसली उसको मापदंड मत बना दीजिएगा, वो दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड इन ऐसे,
बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई एंड हैव द गोल्ड स्टैंडर्ड कि आप गोल्ड के लिए ट्राई करेंगे तो कहीं आसपास तो रहेंगे, तो उससे एक बार अपना आकलन करिए, मैच करके देखिए इंटरव्यू। लास्ट स्टेज इज इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू कल्मिनेशन है पूरे प्रोसेस का। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो ऑटोमेटिकली इंटरव्यू सही होगा, क्योंकि जो सारी वैल्यूज हैं आपने दिखने लग जाएंगे, आपके थॉट में रिजिडिटी नहीं होगी, आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी होगी, आपके अंदर एक ऑनेस्टी होगी चीज़ों को लेकर। तो यही सब बातें जो वैल्यूज हैं, बस वही अब मेल्स में लिखना था, इंटरव्यू में आपके सामने 5 लोग बैठ के आपसे वही सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो दैट इज दैट। बट जो बोला आपने कि मेरे अंदर ह्यूमिलिटी होगी या रिजिडिटी नहीं होगी, तो ये कैसे दिखता है आपके आंसर्स में? तो जैसे मतलब एक छोटा सा उदाहरण मैं दूँ, ह्यूमिलिटी होगी कि या ऑनेस्टी होगी, तो अगर वो आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो यू विल टेल देम कि सर आई डोंट नो या मैम आई डोंट नो, यू विल टेल देम वेरी ऑनेस्टली कि तुम यू विल नॉट ट्राई टू गेस, है ना, तो दैट विल शो कि यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट। maybe what you can do is you can also say sir but I would like to go back and read up on it, तो ये भी दिखाएगा कि आप थोड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपका एक एप्टीट्यूड है कि आपको किसी समस्या के बारे में पता नहीं है, बट आप कम से कम जाकर सीखना तो चाहेंगे उसके बारे में। तो अगर आपने पहले सारे पढ़ाव अच्छे किए तो या फिर अगर आप सिस्टम समझ गए तो इंटरव्यू विल नॉट बी अ चैलेंज। और जैसे रिजिडिटी है एक चीज़ है, जैसे कई बार मैं क्या देखता हूँ कि हिंदी भाषी जो है तो हमें अपने मतलब भाषा पे वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। मैं खुद भी चलते हिंदी को सुधारने की कोशिश करता ही रहता हूँ, बट कभी कभी ये नहीं होना चाहिए कि एक भाषा अच्छी है दूसरी बुरी है। तो ऐसा नहीं कि हम हिंदी बोलते तो हम अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, ठीक है। तो ये कई बार इस प्रकार की रिजिडिटी नहीं होती है। अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है कि अच्छे मतलब डेलीज आपके कई बार इंग्लिश में आते हैं, बट आपने एकदम रिजिड स्टैंड ले लिया कि नहीं मैं तो हिंदी से ही क्लियर करूँगा और इंग्लिश को देखूंगा भी, तो आपके लिए लॉस है ना, क्योंकि आप बहुत सारी अच्छी मैगजीन नहीं पढ़ पा रहे। तो जिस प्रकार से मतलब इंग्लिश वाले को भी हिंदी की मतलब बेहतर करने का प्रयत्न करना चाहिए, मेरे ख्याल से हिंदी वाले को भी अपनी और सारी भाषाओं में या फिर अपनी स्किल बिल्डिंग पे काम करना चाहिए, ठीक है। पर्सनैलिटी विकसित करें। पर्सनैलिटी मेरे ख्याल से और कुछ नहीं होता है, बस ओपिनियन होता है चीज़ों। तो जब आप ओपिनियंस आपके आने लग जाएंगे तो लोगों को भी आपसे बात करके मज़ा आए कि हाँ ओके अच्छा, तो कुछ तो ये सोचते हैं, लॉजिकल सोचते हैं, कुछ कोई चीज़ें मतलब आप भी अगर किसी से बात करेंगे किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है तब मज़ा आता है ना बात करने में। हर चीज़ में सारी जाता है तो नो पॉइंट टॉकिंग टू एनीबॉडी, मतलब हैव अ पर्सनैलिटी। और हाँ ये बहुत ही सरल एग्जाम है, इसको एकदम हुआ बनाने एक तो भी चलते हैं हम आई थिंक अपने दिमाग में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले इसको ह्यूमनाइज करते हैं, एक इसका मानवीकरण करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ सुपर ह्यूमन होना है आपको, इट्स जस्ट दैट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम और एक बड़ा पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम मांगता है। जैसे कहते हैं सैक्रिफाइस का भाव शुड कम बहुत नेचुरली आना चाहिए। अब आज मैं यहाँ पे प्रयागराज में बैठा हूँ, कल सोमनाथ नहीं होगा, मेरा परिवार नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब आपको समझना चाहिए कि ये जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ये समझ जाएंगे और इफ यू आर ओके विथ इट, तो क्या है कि आप जब अपने पढ़ेंगे भी तो आपको हमेशा जैसे सर ने बोला कि दशहरा या टू यूज़ अ मॉडर्न लिंगो फोमो नहीं होगा आपको कि मेरे 4 दोस्त कॉफ़ी पीने गए, तो वो थोड़ा फोमो को एड्रेस करेंगे तो सही रहेगा। और हाँ एकदम मतलब इसकी वजह से ये मत करिए कि सब कुछ होल्ड पे डाल के पढ़ाई करिए, कुछ भी होल्ड पे डाल के पढ़ाई नहीं होती है। ऐसा मतलब जैसे मैं तो हमेशा बहुत एक्टिवली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहा, तो आई लाइक टू प्ले एज मच एज आई कैन। जब मैं तैयारी भी करता था तो आई वुड रन 5 किलोमीटर एवरी डे, जितना कर पाता था। तो जब आपका थोड़ा स्वस्थ रहेंगे, आपका वातावरण अच्छा रहेगा, दोस्तों के पास भी बैठिए, बात करिए, परिवार से बात करिए, नॉर्मली ह्यूमनाइज करके दीजिए। जिनके जो 6-8 घंटे पढ़ गए वो ईमानदारी से पढ़ लीजिए, बाकी सब कुछ करिए। तो आई थिंक आई होप आई मेड सेंस और आप लोगों के आने का पढ़ने का कुछ फायदा होगा। इंडस वैली पढ़ रहा हूँ, इंडस वैली बेसिक मैंने पढ़ी, तो सर वो चीज़ मुझको याद हो जा रही है तुरंत। लाइब्रेरी में मैं पढ़ रहा हूँ, वो चीज़ें याद हो जा रही है। फिर जब मैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, शाम को कर रहा हूँ या अगली सुबह कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें मैं भूल जा रहा हूँ। इस वजह से मेरा सिलेबस भी पीछे जा रहा है तो, और प्लस जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ ये चीज़ें उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, और मैं उन चीज़ों को रिकॉल भी नहीं कर पा रहा। तो सर ये चीज़ कैसे रहेगा? अगेन मतलब हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है जैसे, बट जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं फॉर इंस्टेंस आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में आपने मार्क कर दिया या कई लोग उसके नोट्स बना लेते हैं, तो ऑब्वियसली उस पूरे चैप्टर का जो समरी नोट्स है वो आधे पेज के होंगे,
है ना। तो अब आप हमेशा उस चैप्टर को रिविजिट करने के लिए अपने बच्चे नोट्स नॉलेज बिल्डिंग या फिर जो आप कह रहे हैं जो भूल जाते हैं वो हमेशा लेयर बाय लेयर होती है। तो जब आप पहली चीज़ें मतलब करेंगे तो समथिंग जो स्टिक विथ यू, फिर से पढ़ोगे तो कुछ और याद रहेगा, उसके बाद कुछ और याद रहेगा। बट सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विच इज़ नॉट नेगोशिएबल, जो याद रहनी ही रहनी चाहिए, कि जैसे कि ग्रेट बात कहाँ था या फेट किनके बीच में था, कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फिगरिंग्स दैट हैव बीन रिकवर्ड, वो आप लिख लीजिए। तो जब ये 10 चीज़ें और उसको आप लेट से अगले दिन सुबह उठ के रिवाइज कर लीजिए, मुझे फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो अगर रिमेंबर जैसे मेरे फ्रेंकली हिस्ट्री के 30 पेजेस के नोट्स थे, एंशियंट हिस्ट्री के, मिडीवल के और मॉडर्न के। तो आई हैड लाइक समराइज्ड इट इन 30 पेज, उससे भी कम है लाइक 20 ऑड पेजेस। तो मुझे कभी भी पूरी हिस्ट्री रिवाइज करनी होती है तो मुझे सिर्फ वो 20 करने 60 पेज पड़ते हैं, ठीक है। तो बट वो एक बार नहीं आएगा, वो मतलब ओवर द कोर्स आएगा। थोड़ा नोट टेकिंग करके इट विल हेल्प यू रिमेंबर। थैंक यू। वन मोर थिंग आई वांटेड टू से कि मतलब कई सारे लोग ऐसे होंगे जो भी मतलब मुझसे कहते हैं कि 2024 में बैठेंगे सर मैं अपना पहला 2028 में लूँगा, तो मैं क्या करूँ। प्लीज़ कुछ ना करें, अपनी कॉलेज लाइफ इन्जॉय करें, ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। नथिंग इज वर्थ इट, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ इट। यूपीएससी इज नॉट वर्थ इट कि आप कॉलेज अपने अच्छे से एंजॉय। कॉलेज अच्छे से करने का मतलब है कि मतलब अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करें और सब कुछ करें ना, कंप्लीट एक्सपीरियंस। यही तो पर्सनैलिटी बिल्डिंग का टाइम है आपके। डिबेट करें, क्विजिंग करें, खेलें कूदें, अखबार पढ़ें, पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली अपना कॉलेज टाइम स्पेंड करेंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छे स्पेस में होंगे आप, और आराम से आपका सिर्फ अखबार पढ़ेंगे ना तब भी आपकी स्पेस में। बट अगर आपने अपना बेस नहीं बनाया, अभी 3 साल आपने अपना जो डिसिप्लिन है डिसिप्लिन नहीं पढ़ा, तो फिर बहुत मुश्किल होगा बाद में आपके लिए वो कुछ स्पेशल कर पाए। जैसे मेरा आई डिड बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एम ए पॉलिटिकल, तो 5 साल मैंने अपना डिसिप्लिन का अच्छे से पढ़ा कि जब मेरे को अपने ऑप्शनल के लिए कभी पढ़ना ही नहीं था, वो मतलब मुझे पढ़ना चाहिए था और बट मैंने नहीं पढ़ा। बट ये उन 5 सालों में मैंने जो ऑनेस्टली मेहनत की दैट ऑलवेज हेल्प। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो अपनी कॉलेज लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, मतलब सोशल विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग क्लास आइए, अपनी फैकल्टी को सुनिए, अच्छे से लेक्चर्स करिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। जो आपका प्रतिबंधी है, जो डी यू या जे में बैठे होंगे, जो 3 साल अच्छे से इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे हैं या पोलिटिकल साइंस ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, उनको आप 3 महीने में नहीं आना। तो इन 3 सालों को मतलब कॉलेज लाइफ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अच्छे से अपने डिसिप्लिन को समझें और अपनी पूरी हिस्ट्री। सर जैसे मेरा क्वेश्चन ये था इंटरव्यू से रिलेटेड, ना ही जैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो हम लोग ना ही प्योर इंग्लिश में फ्लुएंट हैं और ना ही एकदम शुद्ध हिंदी में दक्ष हैं कि हम लोग या तो शुद्ध हिंदी में बात कर सकें या शुद्ध इंग्लिश में। सर इंटरव्यू में जैसे हम जब जाएंगे तो वहाँ पे जैसे हम लोग से सवाल पूछा जाएगा तो हम लोग एक नॉर्मल वे में क्वेश्चन का आंसर देंगे इंग्लिश मीडियम में, उसमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स रहेंगे कुछ हिंदी वर्ड्स रहेंगे, तो सर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप उस कॉलेज थोड़ी ना ढूंढ रहे हैं, वो तो एक जेन्युइन इंसान ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। चलता है आप अपने आप को चलते हैं दिनों में बेस्ट कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपके विचार क्या है, दैट विल मैटर मोर दैन हाउ यू एक्सप्रेस। बट विचार समझा पाने के लिए बोलना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम हैं तो बड़े बहुत बढ़िया इंसान हैं पर हम बोलना नहीं चाहते, ऐसे नहीं। और आपकी हिंदी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब दक्ष वक्ष शब्दों को प्रयोग करके इतना दक्ष तो मैं भी। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर एनलाइटनिंग लेक्चर। एंड मेरा क्वेश्चन एक जनरल सा है कि बहुत सारे टॉपर्स को मैंने देखा यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पर, तो सभी ये कहते हैं कि बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन you must clear your why, WHY. So I am a bit confused, and I have seen a number of aspirants in Allahabad and Delhi and many places. What is this why? Please decode it. Thank you. Yeah, again like why is a very very personal thing. जैसे सर ने बोला कि आप क्यों ये नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। सबके अपने अपने रीजन होते हैं, मतलब क्योंकि हम लोग जैसे यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमें हमेशा बताया जाता है कि बहुत अच्छी नौकरी है, मतलब वाई हर आदमी का बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वाई जानना बहुत जरूरी है। जो सर ने बोला ना कि आप राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना चाहते हैं कि नहीं, ये बहुत नोबल चीज़ है। बट ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा
सो के उठोगे होगा पूरा राष्ट्र निर्माण के लिए 8 घंटे पढ़ने वो होता नहीं है। मतलब बहुत ही ऑनेस्टली मुझे क्यों करना चाहते भाई बत्ती रहेंगे है ना, जस्ट बी ऑनेस्ट विद यू ना, समथिंग लाइक दैट। मतलब इट इज अ वेरी वेरी पर्सनल चॉइस। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आप खराब अधिकारी बने, आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट ना हो, प्लीज डोंट इंटरप्रेट मी रॉन्ग लाइक दैट, बट व्हाई और कुछ नहीं है, व्हाई इज जस्ट अ सिंपल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है ना, और मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है। कई लोग वही बात कह देते हैं, कई लोग नहीं कहते है ना। तो मेरे ख्याल से कि आपको अपने माता पिता को खुश करना है ना, इतना सिंपल रीजन हो सकता है, दैट कैन बी अ व्हाई है ना, कि मुझे अपने आप को समाज को प्रूव करना है। मुझे जैसे मैं अपना पर्सनली वाई बता देता हूँ कि मतलब मुझे आई रियली लाइक द प्रोफाइल ऑफ द जॉब, कि मतलब मेरे इंटरेस्ट बहुत सारे डाइवर्स हैं। तो आई एम ग्रेटफुल ऑल्सो कि मैं IAS में पहुँचा, जिसमें मुझे अलग अलग मिनिस्ट्रीज में काम करने का मौका मिला। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी और बहुत सेटिस्फाइंग नौकरी है, बहुत सारे ह्यूमन कनेक्शन बनते हैं। आज मुझे मौका मिला मैं आपके साथ आके बात करूँ, आई हैव अ कैप्टिव ऑडियंस, मैं आपको ज्ञान भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट अ नाइस फन जॉब। Sir, may I ask you a question? Good morning, sir. I just finished this one. That's all. Yes, sir. Congratulations. हाँ। नहीं, अब तो हो गया ना, अब क्या फर्क पड़ता है? अब क्या रिजल्ट आने में हम